हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो आपके पेपर होने वाला है, कक्षा 9 के हिंदी का पेपर आपके होगा। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पेपर अपन देखने वाले हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का ही आपके सामने पेपर है। ये 70 नंबर का आपके पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। कक्षा 9 की हिंदी का पेपर ये आपके सामने है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार आपके पूरे राजस्थान में सभी जिलों में एक ही पेपर होने वाला है। आपका जो पूरा पेपर है वो पूरे राजस्थान में एक ही आएगा, बोर्ड परीक्षा की तरह। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि पूरा पेपर आपके बोर्ड के अनुसार आएगा। हर बार आपके ज़िले के अनुसार पेपर आता है, इस बार आपके पूरे राजस्थान का एक ही पेपर होगा। पूरे राजस्थान में सभी के पेपर एक साथ होंगे। तो मैं आपके सभी पेपर्स यहाँ पे धीरे धीरे मॉडल पेपर के रूप में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उनको अच्छे से तैयार करना है। और इन सभी की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। आपके पास में भी कोई मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF बना के। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी कक्षा 9 की हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपका जो आने वाले क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यहाँ पे मिल सके। देखो, इस प्रकार से पेपर होगा जिसमें आपके यहाँ पे आपके लिए निर्देश लिखे होंगे कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक बार है उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, वो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके ये है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको उपसर्ग की परिभाषा बतानी है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा ये कि ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लगकर, है ना, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है हार, ठीक है, एक शब्द है हार। अब हार के आगे कुछ भी अपन ऐसे शब्दांश जोड़ेंगे, अगर इस हार का मतलब बदल जाता है तो उसको, उस शब्द को अपन उपसर्ग कहेंगे। जैसे हार का मतलब क्या होता है? एक तो हार का मतलब होता है हारना, एक हार का मतलब गले का हार होता है, ठीक है, एक गले का आभूषण होता है, गले का हार होता है, ठीक है। तो ये गले का हार होता है, दो इसके मतलब निकलते हैं। लेकिन गले का हार होता है, गले की माला होती है, इसको भी हार ही कहते हैं। और एक किसी को हार जीत वाला हार होता है। अगर इसके आगे अपन कुछ शब्द जोड़ देते हैं, जैसे इसमें अपन आ जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना आहार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आहार बन जाएगा। तो ये हार का मतलब बदल गया, यहाँ पे हार आहार में बदल गया। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। आहार का मतलब भोजन होता है। जैसे आ के इस हार के आगे वी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा। विहार का मतलब क्या होता है? घूमना होता है, ठीक है। विहार का मतलब घूमना होता है। जैसे हार के आगे प्र जोड़ दे तो प्रहार हो जाएगा। प्रहार का मतलब क्या होता है? मारना होता है। प्रहार का मतलब मारना होता है। इस प्रकार से हार शब्द के आगे ये जो हमने आ जोड़ा, ये जो हमने वी जोड़ा, ये जो हमने प्र जोड़ा, ठीक है। जैसे मान लो हार के आगे उप जोड़ दें तो ये उपहार हो जाएगा। उपहार का मतलब भेंट होता है, किसी को अपन इनाम देते, उपहार देते, तो वो वाला उपहार होता है। तो इसका मतलब है जो इसमें आपस में चेंज हो रहा है। तो ये जो हमने वी जोड़ा, उप जोड़ा, आ जोड़ा, प्र जोड़ा, तो ये सभी आपके उपसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी में आपको याद रखना है, हिंदी में अपने 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या आपको याद रखनी है, तो आप इन सभी को अच्छी प्रकार से याद रखें। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको अपन उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है सु और उप उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए, ठीक है। सु उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाना है। जैसे आपके पुत्र हैं, अब पुत्र में आप सु लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। एक होता है लेख, ठीक है, लेख मतलब लिखना होता है, लेख मतलब लिखा हुआ है, और इसमें आगे सु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सुलेख हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सुलेख हो जाएगा। तो सुलेख हो जाएगा, ये सु उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से उप, तो उप से जैसे अभी भी हमने लिखा हार, तो हार में उप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा, ठीक है। एक कार है, कार में उप लगा दो तो ये उपकार हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। इस प्रकार से अपने उपहार और उपकार और सुलेख और सुपुत्र, ये अपने सु लगा करके हमने इनका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन कर दिया, ठीक है। इनमें अपने उप लगाया तो उप प्लस हार उपहार हो जाएगा, उप प्लस कार उपकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें दो नए शब्द आपको बनाने हैं। आपको प्र उपसर्ग लगाकर, है ना, ये प्र उपसर्ग मैं आपको दे रहा हूँ, प्र उपसर्ग लगा करके 2 नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। 2 नए शब्द आपको बनाना है। अगला प्रश्न आपका सूर्य और चंद्रमा के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, कि सूर्य के आपको पर्यायवाची लिखना है और चंद्रमा के भी 2 पर्यायवाची लिखना है। तो सबसे पहले अपन सूर्य के पर्यायवाची लिख लेते हैं।
सूर्य जो अपने सूरज होता है उसके पर्यायवाची बताने। पर्यायवाची का मतलब शब्द के अर्थ वही निकलेगा, ठीक है, अलग अलग इनके शब्दों के अर्थ एक ही होता है। जैसे सूर्य के दो, सूरज के दो, आपके भानु के दो, भास्कर के दो, ये सभी सूरज के ही पर्यायवाची। सूर्य का अपन ये क्या लिखेंगे, सूरज लिखेंगे, सूरज है, भानु है, ठीक है, भानु, भानु के अलावा भास्कर, इसके अलावा रवि, ये सभी आपके सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आपको चंद्रमा के पर्यायवाची याद रखना है। चंद्रमा का पर्यायवाची आप क्या याद करेंगे, एक तो याद करेंगे चंद्रमा का चांद याद कर लेंगे, चंद्रमा का चांद होता है। एक आपका निशाचर होता है, क्या होता है, निशाचर होता है, ठीक है, निशाचर, निशाचर भी यानी कि रात में चलने वाला निशाचर ये चांद ही होता है। इस प्रकार से आप चंद्रमा के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अपने चांद और पृथ्वी इसके सूर्य के पर्यायवाची बताएं, वैसे ही आपको पृथ्वी के पर्यायवाची बताना है। 2 पर्यायवाची पृथ्वी के कमेंट करके आपको बताना है। आपके कोई से भी 2 पर्यायवाची पृथ्वी के कमेंट करके आपको लिखना है। देखो, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनके उत्तर आप कमेंट करते हो तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, और आपके परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आप हर बार जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और आपको आयात शब्द का विलोम बताना है। विलोम का मतलब उल्टे अर्थ में इनका मतलब बताना है। अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। विष के दो या जहर के दो, अमृत का उल्टा विष हो जाएगा। इसी प्रकार से आयात, आयात का मतलब किसी चीज़ को मंगवाना, बाहर से किसी चीज़ को मंगवाते हैं उसको अपन आयात कहते हैं, और बाहर बेचते इसको निर्यात कहा जाता है। तो आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा। तो ऐसे आपको विलोम शब्द भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके 5वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपको याद रखना है, सरल या साधारण वाक्य, सरल या फिर साधारण वाक्य, ये पहला भेद है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य, दूसरा क्या है, मिश्र वाक्य, ठीक है, दूसरा है अपने मिश्र वाक्य, और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तो ये 3 भेद आपको रचना के आधार पर याद रखना है। तो मिश्र के अलावा अगला इसमें कौन आएगा, इसमें आपके संयुक्त आ जाएगा। तो ये 3 भेद आपके जो कि रचना के आधार पर होते हैं, संयुक्त वाक्य आपको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हो गया ये। अब अपना 6ठा प्रश्न है ये। 6ठा क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जैसे उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं वैसे प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो जो शब्द के पीछे लगकर, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको अपन प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो मानव है, ठीक है, मानव में अपन ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मानवता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मानवता बन जाएगा, मानवता हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से समाज है, क्या है, समाज है। अब समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर ये क्या शब्द बनेगा, ये सामाजिक बन जाएगा। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पे सामाजिक बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय के शब्द याद रखने हैं। प्रत्यय का ये पीछे जुड़ रहे ता है, ये इक है, ये प्रत्यय के रूप में इनको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ प्रत्यय भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि सरल वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है, सरल वाक्य इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, एक या एक तो इसमें उद्देश्य होता है, एक तो इसमें उद्देश्य होता है और एक इसमें विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को अपन सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन खेलता है, सोहन खेलता है तो इसमें एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया है। गीता दौड़ती है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सरल वाक्य के उदाहरण याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 8वां क्वेश्चन क्या है, अनल और अनिल शब्दों का आपको अर्थ बताना है कि अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है। देखो, अनल जो होता है इसको अपन अग्नि, आग को कहते हैं अनल, ठीक है। आग जो होती है, अग्नि होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अनल कहा जाता है। जबकि अनिल जो होती है इसको हवा को कहते हैं, हवा या वायु को क्या कहते हैं, अनिल कहा जाता है। याद रखें, अनिल का मतलब हवा वायु होता है और अनल का मतलब क्या होता है, आग या अग्नि होता है। याद रखना इनका। इसी प्रकार से आपको
कुछ शब्द, ये समानार्थी शब्द दिखने वाले, इसमें इसको समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब कुछ मुहावरे पूछे गए, इनका आपको अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें मुहावरे छूट गए तो इसमें लिखवा रखेंगे। पहला है आँखों का तारा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए। दूसरा है आपके 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तीसरा है कमर कसना, कमर कसना। ये तीनों मुहावरे के अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेखिका 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई, है ना। लेखिका जो थी वो 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, उस दिन आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई। तो आपको इसमें लिखना है कि जो लेखिका थी मृदुला गर्ग, ये मेरे संग की औरतें पाठ से प्रश्न लिया गया है ये। ठीक है, मेरे संग की औरतें। तो ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता समारोह देखने के लिए लेखिका नहीं जा सकी, क्योंकि उस दिन लेखिका को क्या हो गया था, बीमार हो गई थी, वो टाइफाइड हो गया था और वो भयंकर बीमार हो गई थी। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर लिख लेना। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी रचनाकार के जो रचनाकार थे वो श्री जगदीश चंद्र माथुर थे। एक यह जो एकांकी है वो लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। एकांकी में कितने पात्र हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है इसमें कितने पात्र हैं, कुल कितने पात्र हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के जो रचनाकार है उनका नाम आपको क्या लिखना है, श्री जगदीश चंद्र माथुर लिखना है। तो आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में कि लेखिका की परदादी ने लिख से हटकर भगवान से क्या मन्नत मांगी थी, कि वो परदादी ने अपनी जो पतोहू के लिए एक मन्नत मांगी थी कि पहले बच्चे के रूप में भगवान उसको लड़की पैदा करें। ऐसी ही उन्होंने मन्नत मांगी थी, ताकि वे परंपरा से अलग चलने की बात करती थी और अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको ये दर्शा सके कि उसने जो लड़के और उसके मन में लड़के और लड़की के बीच में कोई अंतर समझने जैसी कोई बात नहीं थी। अगला प्रश्न अपना, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो काजी होश में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी, कि ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये कोई जानवर मर तो नहीं गया इस प्रकार से भी इसमें, या जीवित है इस प्रकार से भी जानकारी से मिलती थी। अगला प्रश्न है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो लड़कोर के मार्ग में लेखक का जो घोड़ा है वो थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़ कर रास्ता भटक गया था। अगला जो क्वेश्चन अपना ये है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखो, मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में ढूंढता फिरता है। आपको लिखना है इसमें कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता फिरता है, मस्जिद में ढूंढता फिरता है, काबा में ढूंढता है, कैलाश में ढूंढता है। तो ये बात आपको इसमें लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो अपनी सुरक्षा प्रबंध की जो और अत्यावश्यक जो सामान थे वो जुटाने में लग गए। लोग ने अपने आवश्यक ईंधन, मोमबत्ती, आलू, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां आदि इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। अगला प्रश्न अपना, गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे सुरक्षित वकील थे, उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, परंतु वो जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनका विचार ये था कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मर्दों के लिए बनी चीज़ है। इसके विपरीत वे स्त्री की खूबसूरती को आवश्यक मानते थे। इस प्रकार की जो उनके मन में बातें थी, इस कारण वो लड़कियों की शिक्षा के विरोध में थे। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। फिर देखो आगे की पेज में, ये थोड़ा धुंधला पेज है, इसमें आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से इसको साफ पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में बता दूं कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखो, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो भूलोक का गौरव ये एक दे रखा है, इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से पढ़ के देना। इस प्रकार से आपका एक अपठित पद्यांश आएगा, एक आपके अपठित गद्यांश भी आएगा, जिसको पढ़ करके इसी में से प्रश्नों के उत्तर छांट के आपको लिखना है। वो भी आसान है, आप इसी में से पढ़ के लिख लेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ, आप उत्तर अपनी किताब से इसको याद रखें। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ।
अगला प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका अगला कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो ये तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए अपन इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर आपके सप्रसंग व्याख्या करने का पूछा जाएगा। एक ये आएगा पैराग्राफ, इसको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक आपके कविता के आएंगे, जैसे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ये जो लाइनें हैं इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक आपके शिकायती पत्र पूछा जाएगा या लेटर पूछा जाएगा, तो अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है। अगला प्रश्न आपका, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, स्पष्ट करना है। इसके अथवा में है प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली किसी कोकिल बोली तो इसका मतलब समझाना आपको। हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इनका आपको जो सब आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है इनका। फिर आपके निबंध कौन कौन से तैयार करने हैं, जो कि आपके 6 नंबर का निबंध आएगा। देखो निबंध में आपको कौन कौन सा तैयार करना है। एक तो आपको तैयार करना है स्वच्छ भारत, जो निबंध तैयार करना है वो आपको एक तो स्वच्छ भारत का जो निबंध है वो तैयार करना है। स्वच्छ भारत पे निबंध तैयार करना है, जिसमें आपको प्रस्तावना, उद्देश्य, स्वच्छ भारत के लाभ और स्वच्छता के लाभ और ये। इसके अलावा आप एक को स्वच्छता ही सेवा है ना, इस बार चला था आपने स्कूलों में भी चला था ये स्वच्छता ही सेवा। तो ये स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा चला था, इसको भी आप याद रखें, स्वच्छता ही सेवा वाला भी आपके परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का एक टॉपिक है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हर बार ही पूछा जाता है ये, इसको आप तैयार करें। फिर एक निबंध है आपका राजस्थान के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। राजस्थान में कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, प्रमुख मेले कौन कौन से, इनका आपको यहाँ पे वर्णन निबंध के रूप में करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आएगा और आपने अच्छी प्रकार से इसको देख लिया होगा। आपका जो पेपर होगा बहुत ही शानदार होगा अगर इसी प्रकार से आप चैनल के साथ बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 9th क्लास का प्लेलिस्ट आप चेक कर लें, वहाँ पर सारे विषय के आपको पेपर्स मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपका पेपर होने के बाद में आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर करवाऊँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।